भारत की सरकारी विद्यालय व्यवस्था विश्व की जटिलतम प्रणालियों में से एक है। अब 98% ग्रामीण इलाकों में केवल 1 किलोमीटर चलकर एक प्राथमिक विद्यालय पहुंचा जा सकता है। इससे स्कूलों में नामांकन काफी बढ़ा है, खासकर लड़कियों का। बच्चों के स्कूल छूटने की दर घटी है और युवा साक्षरता बढ़ी है। इन सफलताओं के बावजूद भी सरकारी स्कूलों की छवि अच्छी नहीं है। शायद इस व्यवस्था से हमारी अपेक्षाएं काफी अधिक हैं और होनी भी चाहिए। फिर भी परिवर्तन में समय तो लगेगा ही, और यह हमारी साझी जिम्मेदारी भी है। हम सरकारी स्कूलों के साथ ही काम कर रहे हैं और हमने कई सकारात्मक स्थितियां देखी हैं। इनमें से कुछ कहानियां आप तक पहुंचाकर हम इसका निर्णय आप पर छोड़ना चाहते हैं। चलिए देश भर में फैले कुछ अच्छे सरकारी विद्यालय देखते हैं। तो जब एक चीज़ को चुनना था कि या तो आप जॉब करो या तो आप घर के काम करो, तो ये वाला काम शायद ज़्यादा सरल लगा, इसलिए मैं शिक्षिका बन गई। उस समय कोई ऐसा नहीं बनना चाहती थी वैसे मैं, क्योंकि मेरी मम्मी शिक्षिका है ना, तो बहुत परेशानी होती थी। उनकी जॉब बहुत दूर दूर रहती थी, हम लोग बहुत परेशान रहते थे, तो इसलिए मेरी इच्छा नहीं थी बनने की। पर जब मैं बन गई और मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लग गया, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंची मैं, और मैंने अपने काम का, चाहे वो कुछ भी था थोड़ा बहुत, उसका जब प्रभाव देखा ना बच्चों पे, कि एक टीचर के तौर पे कैसे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। पूरी दुनिया का मतलब ये नहीं कि आप भौगोलिक तौर पे देख रहे हो कि इतना बड़ा क्षेत्र, इतना बड़ा नहीं, पर अगर ये स्कूल छोटी सी दुनिया है ना, तो आप इस दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हो। तो फिर मुझे अच्छा लगा टीचर बनना। मुझे एक बात मुझे स्कूल को लेके लगती है कि स्कूल एक उम्मीद भरी जगह है। अगर हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो हम कुछ ठीक करने की बात कर रहे हैं, दुनिया में कुछ बदलने की बात कर रहे हैं, और अगर वो सब स्कूल में नहीं हो रहा है तो स्कूल के कोई मायने नहीं है। तो कुल मिला के पहले आपको माहौल बनाना पड़ता है सीखने के लिए। आपको पूछना पड़ता है कई बच्चों से, अच्छा काम करना है। कई बच्चों को जबरन भी तैयार करना होता है, नहीं ये काम करना ही करना है आज हमने। अगर कोई बच्चा काम करने के लिए तैयार नहीं है तो आप कुछ भी करके उसे सिखा नहीं सकते। और अगर कोई बच्चा खुश है, अगर कोई बच्चा काम सीखना चाहता है, अगर आपने उसे बोल दिया कि अरे आज ये सीखना है, तो वो ज़रूर सीखता है बच्चा काम। ये मेरे को इतना बच्चों के साथ काम करके मुझे ये पता चल गया। कुल मिला के ये प्रयास है स्कूल में कि बच्चा खुद पढ़ने लिखने के प्रति प्रेरित कैसे हो। अगर बच्चा खुद पढ़ने लिखने लगेगा तो मेरा काम भी आसान होगा और बच्चे को आएगा भी। गणित का स्वभाव अमूर्तता है, लेकिन अगर उस अमूर्तता को सीधे सीधे अमूर्तता से ही बच्चे को सिखाया गया है तो बहुत टफ होता है। खासतौर पे जब बच्चा चौथी पांचवी में जाता है तो उस बच्चे के साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। पता चल रहा है उसे स्थानीय मान ही नहीं आ रहा, उसे जोड़ की अवधारणा नहीं पता, जोड़ और गुणा के बीच का संबंध या घटाने और जोड़ के बीच का संबंध, उनका अलग अलग होना, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर हमने अमूर्तता में जाने से पहले बच्चे के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस की है, बच्चे को दिखा के चीज़ों को, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है तो कम ज़्यादा दिख रहा है उसे, जोड़ दिख रहा है उसे, घटाना दिख रहा है उसे, गुणा दिख रहा है उसे, पत्थरों से या मनकों से या पत्तियों से, तो ये उसके सीखने के लिए बुनियाद का काम करता है। एक और चीज़ होती है जो गणित में, अगर बच्चे को अपने आसपास चीज़ें नहीं दिख रही हैं, अपने जीवन में और आसपास गणित नहीं खोज पा रहा है वो, तो उस बच्चे के साथ भी काम करना बहुत टफ होता है। लेकिन अगर हमने उसे अपने आसपास चीज़ें ढूंढना सिखा दिया, सवाल बनाने सिखा दिए, किसी पेड़ को देख रहा है, वो इमेजिन कर रहा है कि ये पेड़ कितना लंबा हो सकता है, इसकी गोलाई कितनी हो सकती है, इसमें कितनी पत्तियां होंगी, कितनी डालियां हैं इसमें, अगर ये सब चीज़ें सिखा दी एक बार उसको, तो फिर उसे कोई टफ नहीं होता उसे। और भाषा का गणित के साथ जो संबंध है वो बहुत ही मजबूत होना चाहिए। समुदाय में, हमारे आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं जो कितनी महत्वपूर्ण है।
और हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये भी होता है, एक नज़रिया ये भी होता है कि जो घर गांव की चीज़ें हैं वो किसी काम की नहीं है, और जो किताब वाली चीज़ें हैं, किताब में लिखा हुआ है या टीवी पे आ रहा है, अखबार में आ रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो सही बात नहीं है। बच्चे के पास उसके घर का, उसके समुदाय का, खेतों का, जंगल का इतना ज्ञान होता है, उसको सब पता होता है उस बारे में। यहाँ तक कि बच्चा ये भी बता देता है कि धान की कौन सी किस्म पकने में कितना टाइम लगाती है, और घर में अगर उसको पका रहे हैं हम तो कितना टाइम लगेगा, कितना पानी उसमें डालना है। उसको एक पूरा विज्ञान होता है उसका। कोई मामूली बात नहीं है ये कि बच्चे को ये सब चीज़ें पता है। मेरे को खुद ये सब चीज़ें पता नहीं है। एनसीएफ में भी यही कहा गया है कि आप बच्चों को समुदाय से जोड़ें, समुदाय से बच्चा सीखे, अपने खुद के ज्ञान से नए ज्ञान का निर्माण करे। बच्चे को जो पहले आता है उसी से जोड़ के उसके लिए नए ज्ञान का निर्माण करना है। कोई स्कूल कोई ऐसा संस्थान नहीं है कि वो बच्चे को ऐसे लगे कि जैसे ही वो गेट के अंदर आए तो वहाँ सब कुछ बदल गया। उसके जो पूरा उसका अस्तित्व था, उसकी जो पहचान थी, वो गेट के बाहर छूट गई है, और वो गेट के बाहर एक दूसरा ही बच्चा अंदर आ रहा है। उसके साथ ऐसी गतिविधियाँ हो रही है जिससे उसको पहले कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर वो कैसे जोड़ पाएगा चीज़ों को, सीखेगा कैसे वो? तो वो उसका सीखना बना रहे, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो उसको आता है वहाँ से शुरू किया जाए। जब हमने ऐसा किया है तब बच्चों को और भी नई चीज़ें आई हैं, मतलब उनकी अवलोकन करने की जो दक्षता है वो विकसित हुई है। पहली बात ये हुई है। दूसरी बात ये हुई है कि अभिभावकों का विद्यालय के प्रति और शिक्षा के प्रति नज़रिया बदला है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम क्या मोल है, स्कूल में हम किस काम के हैं या हम किस लायक हैं, लेकिन उनके साथ जाना, उनसे बात करना, उनकी चीज़ों को स्कूल में लेके आना, उनको संदर्भ व्यक्ति के तौर पे स्कूल में लेके आना, तो ये उनके जीवन में ये बहुत बड़ा बदलाव लाता है। एक तरह से उनमें आत्मविश्वास भी भरता है ये कि उनकी चीज़ें भी कितनी महत्वपूर्ण है। हमारे स्कूल में प्यारे प्यारे फूल भी खिल रहे हैं। आजकल गांव में धान भी काट रहे हैं और पराव भी हार रहे हैं। ये गांव का समाचार पिछले 6 साल से बच्चे लिखते हैं। उसी दिन नहीं लिखते हैं जिस दिन बारिश हो रही है या किसी कारण से। इसके पीछे ये है कि हम अपने आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसके प्रति बच्चों का ध्यान आकर्षण हो, और बच्चे उसको यहाँ पे स्कूल में लेके आएँ, उस पूरी समझ को, उस पूरी चीज़ को। इसमें ये होता है कि कई बार तो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, जैसे मौसम के बारे में है, फसल के बारे में है, सामान्य जानकारियाँ हैं तो वो रिपीट होती रहती हैं। लेकिन जब भी गांव में कोई चीज़ नहीं होती है, जब कोई ऐसा मुद्दा आता है जिस पे बात करनी चाहिए, तो हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि घर में तो ये बात नहीं होगी, शायद मेरे ख्याल से घर में ये बात हर किसी के घर में नहीं होती होगी बच्चे के घर में। अभी पिछले दिनों एक समाचार लिख रहे थे बच्चे कि गाँव में, क्योंकि आजकल बारिश थी तो पहाड़ टूटा, तो जो पाइपलाइन थी वो टूट गई। तो बच्चों ने 4-5 दिन वो लिखा कि आजकल पानी टूटा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है, पानी टूटा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। तो मैंने उन्हें बोला, यार पानी टूटा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है तो कैसे होगा पानी ठीक? तो तीसरे दिन फिर समाचार लिखा गया कि सारे बच्चों के माँ बाप मिलके गए और उन्होंने वो हटाया और पाइपलाइन जुड़ी और अब पानी आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों से कोई आमूल-चूल परिवर्तन होने वाला है, क्रांति आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को घर में बात करने को प्रेरित करती हैं। जो बच्चा समाचार लिख रहा है वहाँ पे, वो भी तो वहाँ पे पढ़ लिख रहा है, फिर बाकी जो वहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं कोई चीज़ कहीं पे लिखी हुई है तो छोटे बच्चे उसको पढ़ने के लिए प्रेरित होते ही हैं। देखिए, होल लैंग्वेज अप्रोच, जहाँ तक मैं समझती हूँ कि समग्र भाषा शिक्षण, जो मैंने समझा है वो ये समझा है कि जब बच्चा इस दुनिया में आया है और भाषा से उसकी जान पहचान हुई है, तो कभी भी बच्चे की जान पहचान भाषा से किसी अक्षर को लेके, किसी वर्ण को लेके, स्वर व्यंजन को लेके ऐसे नहीं हुई है। बच्चा जब भाषा सीखता है तो बच्चा पूरी समग्रता में भाषा सीखता है। कभी कभी वो पूरे वाक्य के रूप में सीखता है, या कम से कम शब्दों के रूप में तो सीखता ही है। जब वो स्कूल में आ रहा है तो उसका पूरा का पूरा भाषा ज्ञान, उसकी बात करना, उसका सोचना, उसका कल्पना करना, उसकी छोटी छोटी शरारतें करना, शरारतों के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें तो पहले से कर रहा है और भाषा में कर रहा है। कुछ ना कुछ तो बोल रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ सुन रहा है लोगों की बात को। और स्कूल में आ रहा है वो, तो हम उसे बोल रहे हैं कि ओ क ख, तो वो ओ क ख कहाँ पे
है उसके लिए वो उसके लिए तो भाषा फिर हमने जीरो से शुरू कर दी ना। समग्र भाषा का मतलब ये है कि जैसे बच्चा भाषा से समग्रता में जुड़ रहा है, तो जब वो उसको लिखने के तौर पे और पढ़ने के तौर पे सीख रहा है तो भी वो उसी रूप में सीखे और पढ़े। एक चींटी थी और उसका नाम था चुनिया चींटी। एक और चींटी थी, उसका नाम था मुनिया चींटी। तो पहले चींटी पे हमने बात की क्लास में, और उसके बाद एक छोटी सी कहानी लिखी। उस कहानी पे अभी 4-5 दिन काम होना है, तो इसलिए वो कहानी लिख दी। मैंने उनको कहानी सुनाई और कहानी लिख दी, और कहानी सुनाने के बाद मैंने उसको अंग्रेजी में भी लिखा। वो इसलिए लिखा क्योंकि मुझे लगता है कि भाषा को सीखने का तो एक ही तरीका हो सकता है, सारी भाषाओं को सीखने का। ऐसे कैसे संभव है कि हिंदी को सीखने का तरीका अलग है और अंग्रेजी को सीखने का तरीका अलग है। तो अभी ये कोशिश की है कि हिंदी की कक्षा से अंग्रेजी की कक्षा को सीखने में थोड़ा सा सहज बनाया जाए। अब जैसे आज कहानी पे आगे काम करना था, तो आज सवालों से बात शुरू हुई है, क्योंकि वो 5वीं और चौथी और 5वीं के बच्चे हैं, तो वो इस स्तर पे हैं कि वो प्रश्न बना सकते हैं कहानी पे। चुनिया चींटी अपने दोस्त मुनिया चींटी के कहाँ जा रही थी। रास्ते में उन्हें क्या मिला? उन्होंने लड्डू कहाँ ले गया? उन्होंने गुड़ कहाँ ले गया? अब यही कहानी पे 3-4 दिन और काम होगा। तो जैसे शब्दों के अर्थ ढूंढना, छोटे छोटे वाक्य बनाना नए। अब वो हिंदी वाली कहानी है, तो उसमें और अच्छे प्रश्न कैसे बनेंगे। फिर थोड़ा सा उसी में व्याकरण देखने की कोशिश करना, अंग्रेजी की किताब पढ़ना, और उसको पढ़ने के बाद उसका ट्रांसलेट कर लेना, उसके क्वेश्चन आंसर के जवाब वो सब कर लेना, वो अलग बात है। लेकिन एक भाषा के तौर पे जब बात कहने की बात आती है, अपनी छोटी सी बात कहना, अपने बारे में बोलना, जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, अगर मैं अंग्रेजी में बोलना चाहूँ तो उसके बेस तैयार करने की कोशिश है ये। तो बच्चे समझ रहे हैं चीज़ों को, खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको कोई शब्द का अर्थ बताया नहीं जा रहा सीधे सीधे, वो खुद ही अनुमान लगा रहे हैं कि अगर ये शब्द वाक्य में आया है तो इसका क्या अर्थ हो सकता होगा। तो ऐसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक वातावरण बने और उतना आता ही है, तो शायद हम अच्छा सीखें इसलिए। हम तो यहाँ अच्छे ढंग से रहे। मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती थी यहाँ, और बच्चे भी हमारे साथ बहुत खुश रहते थे यहाँ। जब एक मैडम नहीं रहती थी तो हम बच्चों के मैम के साथ मदद करते थे पढ़ाने में। और कभी कभी हम शैक्षिक भ्रमण पे जाते थे, महीने में एक बार दीवार पत्रिका बनाते थे और समाचार लिखते थे, संपादकीय लिखते थे, उस पर कहानी कविताएँ। हम उसके साथ चित्र बनाते थे, अंग्रेजी में कभी कभी पोएम लिखते थे। बच्चे ना इस तरह की पत्रिकाएं शुरुआत में बच्चों ने बनाई, जैसे ये है इंद्रधनुष। तो फिर बच्चे बहुत अच्छा लिख रहे थे, अच्छी हैंडराइटिंग में। और तो मुझे लगा कि ये बच्चों ने जो लिखा है ये तो दूसरे बच्चे के लिए संसाधन हो गया ना। उसको पढ़ने के लिए कहानी मिल गई, उसको पढ़ने के लिए कविता मिल गई, तो बच्चे के सीखने में कैसे मदद होगी इसकी। तो इसलिए ये दीवार पत्रिका या बाल पत्रिका बनानी शुरू की। फिर इसमें ये हुआ कि ये ऐसे बंद रह जाती थी। बच्चे अगर बच्चों को इसको पढ़ना है तो बच्चे यहाँ की किताबों को ज़्यादा पढ़ते थे बजाय इस किताब को। एक बार उन्होंने बना दी और रख दी अपनी किताब। तो फिर सोचा कि क्यों ना इसे खुला मंच दिया जाए, तो फिर इसको दीवार पत्रिका के रूप में बनाया। खूब सारे चार्ट पे लगाया और दीवार पत्रिका बन गई। और इसको बच्चे बनाते हैं और फिर अपनी अपनी रचनाओं को पढ़ते हैं, और साथ में जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रेरित करते हैं। हमारे पास हर स्तर की किताबें हैं, कक्षा 1-2 के लिए भी हैं, 3, 4, 5 के लिए भी हैं।
तो इनका हम बहुत बहुत उपयोग करते हैं। जैसे इसमें चित्रों वाली किताब है, चित्रों पे बात करना बच्चे से, कहानियों की हैं, कविताओं की हैं, कुछ सामान्य जानकारियों की हैं, पर्यावरण पे जैसे इस तरह की किताबें कि मैं कौन हूँ, किसी खास जानवर के बारे में बताने के लिए, मतलब कई तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर। और इन सारी चीज़ों का उपयोग मैं अपनी भाषा शिक्षण में करती हूँ। जैसे कक्षा 1, 2, 3 के साथ तो ये है कि वो लाइब्रेरी में आएंगे, सिंपल किताबें पढ़ेंगे मेरी मदद से, या हम जो चित्र वाली किताब है उस पर बात करेंगे और फिर कुछ शब्दों को या वाक्यों को लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन चौथे 5वें के साथ ये है कि जो उनकी किताब है, पाठ्य पुस्तक जो हमारी है हंसी खुशी, उसके जो चैप्टर हैं उनको और समृद्ध बनाने के लिए लाइब्रेरी कैसे उपयोग हो। मतलब ये कोशिश रहती है कि किसी एक पाठ को और समृद्ध कैसे बनाया जाए और बच्चे ये कैसे देख पाएँ कि एक विषय पे कितनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो फिर उसके बाद बच्चे खुद की कविता या कहानी लिखने की कोशिश करते हैं। मेरे को दिमाग में अगर कोई चीज़ नहीं हुई है, नहीं सीखा है बच्चों ने, या मेरे से कोई गलती हो गई है, तो मेरे को नींद नहीं आती, मेरा सर दर्द हो जाएगा फिर। तो मुझे लगता है कि भले ही मैं कम चीज़ें सिखाऊं बच्चों को, न सब कुछ ना सिखा पाऊँ, क्योंकि सब कुछ तो नहीं सिखा सकती हूँ मैं बच्चों को, लेकिन जितना भी मैं सिखाऊँ वो बच्चे को आना चाहिए। मुझे नहीं लगता ये परीक्षा पे मेरा कोई विश्वास नहीं है कि परीक्षा है और फिर बच्चा पास हो रहा है और फिर बच्चा फेल हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप ऐसे कैसे हम निर्धारित कर देंगे कि 1 घंटे की परीक्षा में, 2-3 घंटे की परीक्षा में बच्चा पास हो गया और पूरे साल भर में फेल हो गया है। जैसे समुदाय ये चाह रहा है कि उसका बच्चा स्कूल आ गया है और बच्चा स्कूल आने के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद माँ बाप पूछने लगते हैं कि मैडम मेरे बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा, मैडम मेरे बच्चे को लिखना नहीं आ रहा, इसको गिनती नहीं आ रही, इसको ये आप क्या करा रही हैं, ये पूरी कॉपी भर गई इसकी, इसने कॉपी फाड़ दी, या इसने ये चित्र बनाने का क्या मतलब है, क्यों आप ये चित्र बना रही हैं, आप कुछ सिखाती तो है नहीं। काम करने में जो ये सारी चीज़ें होती हैं ना, हर अभिभावक ये चाहता है कि वो उसके बच्चे को फटाफट से लिखना पढ़ना आ जाए, वो एकदम से, जैसे अब यहाँ पे इंग्लिश स्कूल भी है तो पोएम्स बोले, राइम्स वगैरह वगैरह सुनाए फटाफट। तो ये सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि कैसे ये सब होगा काम। मुझे लगता है कि जब स्कूल की अवधारणा बनी होगी, जिसने भी सोचा होगा कि स्कूल बने, तो शायद उसको ये लगा होगा कि अलग अलग घरों में बच्चे रहते हैं, अलग अलग संस्कृति में, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग आर्थिक स्तरों में, तो शायद एक ऐसी जगह हो जहाँ पे बच्चे मिलजुल के कुछ सीख रहे हैं, जहाँ पे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं। ये सारी चीज़ें सिखाने के लिए या इन सारी चीज़ों की आदतों में लाने के लिए शायद ये सोचा गया होगा कि स्कूल बने, स्कूल जैसी कोई चीज़ हो।